नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार द्वारा जवाब दाखिल करने में देरी पर सवाल उठाया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि जीएम सरसों DMH-11 के फील्ड ट्रायल में उच्च उपज प्राप्त हुई। श्रम पर संसद की स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक पर लोकसभा में चर्चा शुरू हुई और ग्रास रूट सोल्जर्स रोल ऑफ आशा इन द कोविड-19 पैंडेमिक मैनेजमेंट इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर पेपर 3 के टॉपिक महत्वपूर्ण अवसंरचना में ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक को पहले लोकसभा ने पारित कर दिया था और इसके द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन किया जाएगा। इस विधेयक से कई उद्देश्यों की पूर्ति होगी, जैसे कि कोप 26 लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा और घरेलू कार्बन बाजार के विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से विकार्बनीकरण को सुनिश्चित करने के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग जैसी अवधारणाओं को शुरू किया जा सकेगा। इस विधेयक के मुख्य प्रावधानों की बात करें तो इसमें कार्बन ट्रेडिंग की बात की गई है। ये विधेयक केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना शुरू करने का अधिकार प्रदान करता है। कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य परमिट होता है। ये किसी कंपनी को एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने की अनुमति देता है। इसके अलावा इस विधेयक में ऊर्जा के गैर जीवाश्म स्रोतों का उपयोग करने के दायित्व का प्रावधान भी किया गया है। सरकार कुछ निर्धारित उपभोक्ता समूहों के लिए ऊर्जा खपत का एक न्यूनतम आवश्यक हिस्सा गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करना अनिवार्य कर सकती है। हरित भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण और सतत भवन संहिता के प्रावधान किए गए हैं। वर्ष 2001 के अधिनियम में ये संहिता कुछ मानदंडों को पूरा करने वाले वाणिज्यिक भवनों तक ही सीमित थी। वर्तमान विधेयक में कार्यालय और आवासीय भवनों को भी इस संहिता के दायरे में लाया गया है। साथ ही इसमें वाहन और पोतों के लिए मानकों का प्रावधान किया गया है। विधेयक में वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत परिभाषित किया गया है और जलपोतों को जहाजों और नावों सहित शामिल करने के लिए इसके दायरे का विस्तार किया गया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की शासी परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी विद्युत मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। अगली खबर पेपर 1 के टॉपिक आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार द्वारा जवाब दाखिल करने में देरी पर सवाल उठाया। राम सेतु को आदम का पुल भी कहा जाता है। ये तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर पाम्बन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच उथले समुद्र में चूने पत्थर की एक श्रृंखला है। सेतु समुद्रम शिप चैनल परियोजना के क्रियान्वयन को देखते हुए राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने की मांग की गई है। इस परियोजना के तहत भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही के लिए एक पोत परिवहन मार्ग के निर्माण की योजना बनाई गई है। इसमें 2 चैनल प्रस्तावित हैं। एक है आदम पुल के आर पार और दूसरा है पाक की खाड़ी से होकर। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2007 में इस योजना के काम पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार भी राम सेतु को नुकसान पहुंचाए बिना सेतु समुद्रम शिप चैनल परियोजना के लिए एक अन्य मार्ग तलाशने की इच्छुक है। सेतु समुद्रम शिप चैनल परियोजना का महत्व ये है कि ये भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच नौवहन की दूरी को कम करेगी। ये भारतीय तटरक्षकों और नौसैनिक जहाजों के लिए नौवहन में सुधार करके राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी। इसके बावजूद सेतु समुद्रम शिप चैनल परियोजना से जुड़ी कई चिंताएं भी हैं, जैसे कि ये बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी के अधिक उथले या अधिक शांत जल के बीच स्थित प्राकृतिक अवरोध को नष्ट कर देगी। लेकिन नौवहन यातायात की वजह से तेल और समुद्री प्रदूषण इस क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करेगा। साथ ही ये मन्नार की खाड़ी की मूंगा चट्टानों के लिए भी खतरा पैदा करेगी। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक कृषि एवं मुख्य फसलों पर आधारित है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा है कि जीएम सरसों DMH-11 के फील्ड ट्रायल में उच्च उपज प्राप्त हुई है। केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 ने राष्ट्रीय चेक
यानी वरुण की तुलना में लगभग 28% ज्यादा और क्षेत्रीय चेक्स यानी RL 1359 से 37% ज्यादा उपज प्रदान की है। चेक्स बेसिकली किसी क्षेत्र में सरसों की किस्मों के सूचक होते हैं। आमतौर पर नई किस्मों की व्यावसायिक खेती की अनुमति देने से पहले ये साबित करना होता है कि ये पुरानी किस्म से ज्यादा उपज देती है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने और भी कई तथ्य प्रस्तुत किए, जैसे कि विषाक्तता, एलर्जेनिसिटी यानी एलर्जी, फील्ड ट्रायल, पर्यावरण सुरक्षा आदि से संबंधित अध्ययन भी किए गए हैं और इन अध्ययनों से ये पता चला है कि ये किस्म खेती के लिए तथा भोजन और चारे के लिए भी सुरक्षित है। ट्रांसजेनिक फसलों और गैर ट्रांसजेनिक फसलों की ओर मधुमक्खियों का समान आकर्षण देखा गया। इसके अलावा जीएम सरसों को शाकनाशी सहिष्णु यानी हर्बिसाइड टॉलरेंट फसल किस्म के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। हाल ही में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी GEAC ने DMH11 की खेती के लिए पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की है। GEAC पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत शीर्ष जैव प्रौद्योगिकी विनियामक संस्था है। हालांकि जीएम सरसों से जुड़ी कई चिंताएं हैं। खाद्य प्रणाली में स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्व प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा मधुमक्खी पालकों का व्यवसाय और किसानों के हित प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही भारतीय चिकित्सा पद्धति पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसमें सरसों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला कृषि श्रमिकों की आजीविका के संभावित नुकसान पर भी चिंता व्यक्त की है। DMH11 को दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स ने विकसित किया है। इसमें बैसिलस एमाइलोलिक्विफेंस नामक मृदा में पाए जाने वाले जीवाणुओं से अलग किए गए 2 बाहरी जीन शामिल हैं। इसे सरसों की पूर्वी यूरोपीय किस्म अर्ली हीरा 2 म्यूटेंट और भारतीय किस्म वरुण के बीच क्रॉस ब्रीडिंग से विकसित किया गया है। श्रम पर संसद की स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। साथ ही इसके अंतर्गत कौशल विकास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर मौद्रिक पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों के जरिए कौशल विकास प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना को कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय कार्यान्वित कर रहा है। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण PMKVY 3.0 शुरू किया गया था। इस योजना के घटकों की बात करें तो सबसे पहले इसमें प्रशिक्षण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 और 2.0 में जो चुनौतियां थी, उसमें सबसे बड़ी चुनौती थी आपूर्ति आधारित दृष्टिकोण की। लेकिन PMKVY 3.0 के कार्यान्वयन में किए गए जो सुधार हैं, उसमें मांग आधारित दृष्टिकोण रखा गया है। दूसरा घटक है योजना निर्माण और कार्यान्वयन का। तो PMKVY 1.0 और 2.0 में राज्य सरकार की सीमित भूमिका थी, वहीं 3.0 में जिला कौशल समितियों और राज्य कौशल विकास मिशनों की प्रमुख भूमिका होगी। तीसरा घटक है प्लेसमेंट की स्थिति। 1 और 2 में चुनौतियां ये थी कि प्लेसमेंट के लिए सीमित मापदंड थे। अब जो सुधार किया गया है उसके तहत प्लेसमेंट के बाद धन संबंधी सहायता और प्लेसमेंट पे आउट मापदंड बढ़ाए गए हैं। चौथा घटक है पूर्व शिक्षण की मान्यता। इसमें जो चुनौतियां हैं उसके तहत RPL में राज्यों की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन जो सुधार किया गया है उसके तहत RPL को राज्य घटक के रूप में शामिल किया गया है। RPL यानी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। स्थायी समिति द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कई चिंताएं व्यक्त की गई हैं, जैसे कि इसके तहत प्लेसमेंट की दर निराशाजनक रही है। साथ ही आवंटित धन का भी बहुत कम उपयोग हो रहा है। योग्य प्रशिक्षकों की अनुपलब्धता है और प्लेसमेंट भागीदारों की भी कमी बनी हुई है। तीसरी चिंता ये है कि प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण कोर्स, पाठ्यक्रम और व्यवहारिक कौशल उद्योगों की मांग के अनुरूप नहीं है। इसके लिए सुझाव ये दिया गया है कि प्लेसमेंट की दर को बढ़ाया जाना चाहिए और प्रमाणन प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए आशा कर्मियों और आंगनवाड़ी केंद्रों की मदद ली जानी चाहिए। इसके अलावा विशेष रूप से दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार मेलों का आयोजन करने के लिए प्रचार तथा उद्योगों या प्रतिष्ठानों की भागीदारी को बढ़ाया जाना चाहिए। अगला टॉपिक है समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक पर लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। सरकार ने इस विधेयक को लोकसभा में फिर से प्रस्तुत किया है। नए विधेयक में स्थायी समिति द्वारा दिए गए सुझावों के बाद कुछ संशोधन किए गए हैं। ये विधेयक पहली बार वर्ष 2019 में पेश किया गया था।
इसे विचार करने के लिए स्थायी समिति के पास भेजा गया था। इस विधेयक की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि वर्तमान में भारत में समुद्री जलदस्युता यानी समुद्री डकैती के लिए कोई समर्पित घरेलू कानून मौजूद नहीं है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद भारत द्वारा अनुसमर्थित यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी अंक्लोज कानूनी रूप से अमल में आ जाएगा। अंक्लोज महासागरों को प्रशासित करने और उनके संसाधनों के उपयोग के लिए नियमों का एक सेट है। गिनी की खाड़ी, मलक्का, लाल सागर, सोमालिया इत्यादि जल क्षेत्रों में समुद्री जलदस्युता या अपहरण से जुड़े हमले ज्यादा हिंसक होते जा रहे हैं और इस वजह से एशिया और यूरोप या अफ्रीका के पूर्वी तट के बीच व्यापार के लिए समुद्री मार्गों को सुरक्षित बनाना बहुत जरूरी हो गया है। भारत में 80% से अधिक हाइड्रोकार्बन की आपूर्ति समुद्र से होती है, यानी कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा भारत की ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इस विधेयक के तहत और भी कई मुख्य प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि ये कानून भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ से सटे और उससे परे समुद्र के सभी हिस्सों पर लागू होगा और इस प्रकार ये समुद्र तट से 200 समुद्री मील से आगे के क्षेत्र को भी प्रशासित करेगा। इस विधेयक में जलदस्युता को अंक्लोज के अनुसार परिभाषित किया गया है। इस कानून के तहत केंद्र सरकार को कई विषयों पर नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, जैसे कि गिरफ्तार करने का प्राधिकार, जांच और अभियोजन का अधिकार, पदनामित अदालत का गठन और उसके अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने का अधिकार। इसके अलावा पदनामित अदालत में अपराधों पर सुनवाई का अधिकार। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक सामाजिक क्षेत्र या सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन के विकास और प्रबंधन से संबंधित है। ग्रासरूट सोल्जर्स रोल ऑफ आशा इन द कोविड-19 पैंडेमिक मैनेजमेंट इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी से निपटने में भारत की कार्रवाई रणनीति में आशा कार्यकर्ताओं की मुख्य भूमिका और प्राप्त अनुभव को रेखांकित किया गया है। साथ ही देश के दूरस्थ क्षेत्रों में नियमित स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की भी चर्चा की गई है। ये रिपोर्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई है। कोविड-19 महामारी के दौरान आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका और जिम्मेदारियों की बात करें तो उनकी सामुदायिक स्तर पर निगरानी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करना, आइसोलेशन और क्वारंटाइन मानदंडों की निगरानी आदि में बड़ी भूमिका रही थी। टीबी, HIV और गैर संचारी रोगों की दवाओं की घर पर ही आपूर्ति के माध्यम से गैर कोविड-19 आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और प्रसव के लिए अस्पतालों तक पहुंच सुनिश्चित करने में सक्रिय रूप से जुड़ी रही थी। इसके अलावा टीकाकरण अभियान में भी आशा कार्यकर्ताओं की महती भूमिका रही थी। इनकी जागरूकता फैलाने से लेकर पात्र लाभार्थियों को टीका लगाने तक में महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई। इस रिपोर्ट में ये सुझाव दिए गए हैं कि आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका सभी क्षेत्रों में सुनिश्चित की जानी चाहिए। वर्तमान में आशा कार्यकर्ताओं की गतिविधियां केवल सुभेद्य आबादी वाले इलाकों तक ही ज्यादा सीमित है और ये सुभेद्य इलाके हैं मलिन बस्तियां आदि। आशा कार्यकर्ताओं के कार्यों को आसान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में ये भी सुझाव दिए गए हैं कि संकट के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी रेखांकित किया है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर समुदायों की साक्षरता तथा भौतिक बुनियादी ढांचे और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके सरकार के सभी तंत्रों की सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। और आइए अब आपको संक्षेप में बताते हैं मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा के बारे में। आशा कार्यकर्ता महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। इन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत समुदाय आधारित स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है। NRHM को वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के मुताबिक आशा कार्यकर्ता मुख्य रूप से 25 से 45 वर्ष की आयु के बीच की महिलाएं होती हैं। इनके चयन में 10वीं पास महिलाओं को वरीयता दी जाती है। क्योंकि उन्हें स्वयं सेविका माना जाता है, इसलिए सरकारें उन्हें वेतन देने के लिए बाध्य नहीं है। इन्हें प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। और आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। राष्ट्रीय दल का दर्जा। किसी राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय दल तब माना जाएगा यदि उस दल को 4 या इससे ज्यादा राज्यों में मान्यता प्राप्त है या फिर उस दल के उम्मीदवारों को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में किन्हीं 4 या इससे ज्यादा राज्यों में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त हुआ हो।
इसके अलावा उसने पिछले लोकसभा चुनावों में कम से कम 4 सीटें जीती हों। दल ने कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीती हों। वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयोग ने 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता दी है। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ एक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किया गया है। करेंसी स्वैप समझौता 2 देशों के बीच पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन मुद्राओं के विनिमय के लिए किया गया एक समझौता या अनुबंध है। सार्क करेंसी स्वैप सुविधा का परिचालन वर्ष 2012 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं या दीर्घावधि व्यवस्था होने तक भुगतान संतुलन की समस्या के समाधान के लिए वित्त पोषण की एक बैकस्टॉप लाइन ऑफ फंडिंग प्रदान करना था। इसके अंतर्गत अमेरिकी डॉलर, यूरो या भारतीय रुपए में विड्रॉल किया जा सकता है। अगला टॉपिक है बैंक एश्योरेंस। सरकार ने बैंक एश्योरेंस पर नए मानदंड अधिसूचित किए हैं। बैंक एश्योरेंस किसी बैंक या एक बीमा कंपनी के बीच एक व्यवस्था है। ये व्यवस्था बीमा कंपनी को अपने उत्पादों को बैंक के ग्राहकों को बेचने की अनुमति देती है। बैंक बीमा उत्पाद बेचकर अतिरिक्त राजस्व अर्जित करते हैं तथा बीमा कंपनियां अपने उत्पादों की बिक्री के लिए कार्यबल बढ़ाए बिना अपने ग्राहक आधार का विस्तार करती हैं। किफायती एवं मध्य आय वर्गीय आवास के लिए विशेष विंडो स्वामी कोष। केंद्र सरकार ने स्वामी निवेश कोष के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। स्वामी कोष का उद्देश्य दबावग्रस्त ब्राउनफील्ड और रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत आवासीय परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए प्राथमिकता ऋण वित्त पोषण प्रदान करना है। ये श्रेणी 2 का एक वैकल्पिक निवेश कोष है। इसकी घोषणा वर्ष 2019 में की गई थी। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब है भारत में स्थापित या निगमित किसी भी कोष से जो एक निजी रूप से संचित किया गया निवेश साधन है। ये निवेशकों से धन एकत्र करता है, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी। ये एक ट्रस्ट या एक कंपनी या एक कॉर्पोरेट निकाय या एक सीमित देयता भागीदारी के रूप में होता है। ये कोष वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। भारतीय स्टेट बैंक की इकाई SBI कैप वेंचर्स इसका प्रबंधन करती है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों के तहत कोविड-19 के निरंतर प्रभाव के बावजूद वर्ष 2021 में मलेरिया के मामलों और मौतों की संख्या स्थिर रही है। वर्ष 2021 में मलेरिया के विश्व स्तर पर लगभग 247 मिलियन मामले दर्ज किए गए थे और इससे 6,19,000 लोगों की मौत हुई थी। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अंतर्गत भारत में मलेरिया के 79 मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही मलेरिया से होने वाली कुल मौतों में से 83% मौतें भारत में हुई हैं। मलेरिया रोग परजीवी के कारण होता है। ये रोग संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से लोगों में फैलता है। 5 परजीवी प्रजातियों के कारण मनुष्यों में मलेरिया फैलता है। इनमें से 2 प्रजातियां P. falciparum और P. vivax सबसे बड़ा खतरा है। चक्रवात मंडोस। चक्रवात मंडोस के आने की आशंका के कारण तमिलनाडु और इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। इस चक्रवात का नाम संयुक्त अरब अमीरात ने रखा है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी तूफान होते हैं। इनकी उत्पत्ति भूमध्य रेखा के पास गर्म सागरीय सतह पर होती है। इसके लिए जो अनुकूल स्थितियां हैं उसमें 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान वाली व्यापक समुद्री सतह होनी चाहिए। इसके अलावा कोरियोलिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए। साथ ही ऊर्ध्वाधर वायु की गति में लघु परिवर्तन होना चाहिए। पहले से मौजूद एक कमजोर निम्न दाब वाला क्षेत्र या फिर निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण होना चाहिए और समुद्री तल प्रणाली के ऊपर डाइवर्जेंस होना चाहिए। अगला टॉपिक है सिंघनपुर गुफा। सिंघनपुर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के पास स्थित है। विश्व में सबसे प्राचीनतम मूर्तियां इसी जगह पर पाई जाती हैं। ये दावा किया जाता है कि इन मूर्तियों का निर्माण 30,000 ईसा पूर्व में किया गया था। ये मूर्तियां मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के समान दिखाई पड़ती हैं। सिंघनपुर गुफा की चित्रकला की जो विषय वस्तु है उसमें पशु, शिकार के दृश्य, ज्यामितीय डिजाइन और कृषि गतिविधियों के दृश्य शामिल हैं। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू में पहली बार किसी महिला को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। पेरू दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसकी सीमाएं बोलीविया, ब्राजील, चिली, कोलंबिया और इक्वाडोर से मिलती हैं। पेरू के पश्चिमी तटीय मैदान को कोस्टा कहा जाता है।
केंद्र में इंडीज का ऊंचा भाग और ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र सियरा है तथा अमेज़न बेसिन के पूर्वी तराई के वनों को सेल्वा कहा जाता है। पेरू का उच्चतम बिंदु है नेवाडो हुआस्करन। और आइए अब चर्चा करते हैं अगले महत्वपूर्ण स्थल के बारे में, बेलारूस। इसकी राजधानी मिन्स्क है। बेलारूस एक आतंकवाद विरोधी अभ्यास में सैन्य उपकरणों और बलों को स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है, क्योंकि बेलारूस को ये भय है कि रूस बेलारूस की सीमा से यूक्रेन पर हमला कर सकता है। बेलारूस की राजनीतिक सीमाओं की बात करें तो बेलारूस पूर्वी यूरोप का एक देश है। ये पहले पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा था। ये पूर्वोत्तर में रूस, दक्षिण में यूक्रेन, पश्चिम में पोलैंड, उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया और उत्तर पश्चिम में लातविया के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये यूरोप की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री है। बेलारूस का सबसे उच्चतम बिंदु है ज़ेरहिंस्की हिल। बेलारूस की प्रमुख नदियां हैं नीपर, दविनार, नेमन और प्रिप्यत। यहाँ 10,000 से ज्यादा झीलें हैं और इनमें सबसे बड़ी झील नारच है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।